गए और मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखा हूँ। और आप भी बड़े धैर्य और लगन के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। आप भी काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे। यहाँ मैं जान सकता हूँ कितने विद्यार्थी यहाँ हाथ खड़ा करके बताएंगे, कितने जने हैं विद्यार्थी हैं। बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ आए हो, निश्चित रूप से आप यहाँ कुछ न कुछ सीख के जाएंगे। और मैं जिस दौर से आया हूँ, हमारे समय में तो ये भी बताने वाला भी नहीं था कि क्या क्या कैरियर हो सकता है, आपको किस तरफ जाना है। मुझे ये तक कोई बताने वाला नहीं था कि मैंने LLB की है तो LLB सरकारी स्कूल से भी होती है या प्राइवेट से भी होती है। बस जिसने जो कहा उसी हिसाब से अपना कैरियर चुन लिया। यहाँ काफ़ी बातें भी है, मैं उन पर वापस प्रकाश नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और वो जागरूकता शिक्षा से आएगी। कानून में एक कहावत है, कानून स्वयं आदमियों की कभी मदद नहीं करता। जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है, कानून उनकी मदद करता है। तो अपने को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि अपना अधिकार क्या है। जब अपने को यही नहीं पता होगा कि अपना अधिकार कहाँ है, तो क्या अपने उस हक की लड़ाई लड़ पाएंगे? अपन कभी नहीं लड़ पाएंगे। बात छोटी है लेकिन गंभीर है। मैं आप सबको कहता हूँ, आप सभी आए हो, मुझे सक्षम लगते हो आप सभी, जो कम से कम जो अभी सरकारी नौकरी में है या किसी व्यवसाय में भी है, तो कोशिश करें कि LLB कर लें। उसमें कोई बुराई नहीं है। कम से कम आपको ये तो पता पड़ेगा कि अपना अधिकार क्या है, और कम से कम समाज के वंचित वर्गों को भी आप कुछ न कुछ इसका लाभ दे सकेंगे। पाश्चात्य देशों में जो ये विधि की जो शिक्षा है, 10वीं 12वीं में शुरू हो जाती है, तो वहाँ कम से कम पता रहता है सबको कि हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स या हमारे बेसिक जो अधिकार है वो क्या है। विधि में एक कहावत और है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। हिंदी में कहे तो विधि यानी कानून की भूल क्या है? क्षम्य नहीं है, कोई माफी नहीं है। आम दिनचर्या में कई ऐसे काम होते हैं जो अपने से भी अपराध हो जाते हैं। जैसे कि आप अभी जा रहे हैं, बहुत सारे के पास लाइसेंस नहीं होगा, बिना लाइसेंस की गाड़ी चला के आए, वो क्या है? क्राइम है। बिना इंश्योरेंस से गाड़ी चला के यहाँ आ गए, वो क्या है? क्राइम है। बिना PUC के लेके आ गए यहाँ गाड़ी, वो क्या है? क्राइम है। इवन कि आपने किसी ऐसे बालक को भी गाड़ी दे दी जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो उस बालक से तो आपने क्राइम कराया ही है। आप खुद भी उस क्राइम में सहभागी हैं। यानी जिसके पास लाइसेंस नहीं उसको गाड़ी चलाने के लिए देना, वो भी क्या है? क्राइम है। इंटरनेट से गाना डाउनलोड कर लिया, ये जाने बिना कि जिसने गाना गाया है, जिसने गाना बनाया है, उसका कॉपीराइट है उस पर, ये क्या है? क्या है ये? कॉपीराइट का वायलेशन, एक क्राइम है। पता है आपको ये चीज़? आज से पहले कभी पता थी? नहीं थी। बड़े बड़े रिसोर्ट में गाना बजते हैं, आपने देखा होगा, उनको क्या करना पड़ता है? उनको परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन के आप किसी का गाना बजा नहीं सकते, क्योंकि उसका कॉपीराइट होता है। तो जब तक हमको ये पता ही नहीं रहेगा कि कौन सी चीज़ें विधि में उल्लंघन है, किस चीज़ों को क्राइम बनाया गया है, तब तक तो आप जागरूक कैसे होंगे? तो कानून उस मामले में कोई मदद नहीं करेगा कि पुलिस ने पकड़ लिया तो कि अरे मेरे को तो पता ही नहीं था कि लाइसेंस भी चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, अरे मेरे को तो पता ही नहीं था कि गाड़ी चलाने के लिए इंश्योरेंस भी चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि छोटी जरूर है लेकिन गंभीर है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि कम से कम बेसिक नॉलेज विधि का आप लोग बढ़ाएं और कोशिश करें कि लॉ की डिग्री आप लोग जरूर प्राप्त करें, ताकि आप अपने वर्क को किसी न किसी रूप में जरूर उनकी मदद कर पाओ। मनुष्य जो होता है एक अलग ही रचना है। कुछ चीज़ें मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। वैचारिक क्षमता, सोचने समझने की, संवाद करने की क्षमता, सृजन करने की क्षमता। तो आपको पता है भगवान अपने को मनुष्य बनाए हैं तो हमें कहीं ना कहीं सृजन करना चाहिए। यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं सब किशोर अवस्था से गुजर रहे हैं। ये एक बड़ी, मैं कहूँगा कि संवेदन स्थिति होती है किशोर अवस्था। अच्छे संस्कार, अच्छा साथ अगर मिल जाए तो जीवन निर्माण हो जाता है। और अगर संस्कार अच्छे नहीं मिले, कोई साथी अच्छा नहीं मिले, आप गलत रास्ते पड़ जाओ तो अपना भविष्य भी बिगाड़ सकते हो। हर मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है।
हमें पशुओं से मनुष्य होना इसलिए तो अलग करता है कि हम पैदा होने के बाद में अपने जीवन को चाहे जिस रंग में डाल सकते हैं। भगवान ने हमको भेजा है कोरे कागज की तरह, चाहे जो बना लो, चाहे जो उस पर लिख लो, कोरे हाथ कोरी रेखाएं कुछ भी नहीं है। सब अपना अपना भाग्य खुद तय करते हैं। आप भाग्य को दोष भी दे सकते हैं। कर्म प्रधान जीवन है, जो कुछ अपन करते हैं वही आगे अपने भाग्य में मिलता है। मैं अपना आपको एक उदाहरण के रूप में आपके सामने पेश करूंगा। यहाँ जो जिनके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में कम नंबर आए हैं, तो उनको बिल्कुल भी घबराने की और चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आगे भविष्य पड़ा हुआ है, कंपटीशन एग्जाम में आप उसमें अच्छी मेहनत कर सकते हैं। मैं 10वीं 3rd डिवीजन था, कितनी 10th में मैं 3rd डिवीजन था, 3rd डिवीजन भी नहीं, 3rd डिवीजन बाई ग्रेस। 12वीं में मेरा 47% था, ग्रेजुएशन में मेरा आया 51%, 51.52। उसके बाद मैंने हिंदी में MA कर ली, उसमें मेरा 48%। मुझे ये भी नहीं पता था आगे करना है क्या है। उस समय मेरे फादर की सर्विस आमेट हुआ करते थे। एक दिन अखबार में उन्होंने एक एड देखा, अनुष्का लॉ कॉलेज, अनुष्का महाविद्यालय। पापा ने कहा तो LLB कर। मैंने हाँ कर दी। मैंने हाँ इसलिए नहीं की कि मेरे को जज बनना था या मेरे को वकील बनना था। मैंने हाँ इसलिए की कि मेरे को तानों से बचना था कि बच्चा क्या कर रहा है। सब आते हैं घर पे तो पूछते थे, वो पटवारी बन गया, वो टीचर बन गया, वो कंपाउंडर बन गया, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है। तो मैंने सोचा 3 साल तब तो कम से कम इससे मुक्ति मिलेगी, तो मैंने LLB कर ली। लेकिन आज यहाँ मैं बैठा हूँ शिक्षा के मंच पर। जिस दिन मैंने उदयपुर में कदम रखा, मेरे पिताजी ने भेजा, मैंने सब कुछ बदल दिया। सारे मौज शौक सब कुछ खत्म कर दिए। मैंने सिर्फ एक ही ध्येय रखा, मेरे को पढ़ना है। मेरे पिताजी ने जब मेरे को पहले दिन रवाना किया था तो बोला था तेरे को मजिस्ट्रेट बनना है। वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे और बस मेरे को बस एक ही चीज़ नजर आती थी, मेरा कॉलेज, मेरी किताबें, मेरी पढ़ाई। मैंने कॉलेज टॉपर किया, LLB नहीं आती। फिर मुझे पता चला कि कुछ LLM भी होती है, लॉ में मास्टर डिग्री, मैंने वो कर दी। फिर पता पड़ा कि एक नेट एग्जाम भी होता है जिसमें अपन लेक्चरशिप बन सकते हैं, मैंने वो कर दी। फिर मेरे को पता पड़ा कि नेट में JRF भी होता है, जो टॉप में आता है उनको फेलोशिप मिलती है, सरकार PhD करने के लिए पैसा देती है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अपने को पिताजी पे आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। मैंने JRF कर ली, PhD में सिलेक्शन हो गया। इन सब में टॉपर ही रहा लगभग। फिर मैं RJS क्लियर हो गया और मैं आज आपके सामने। तो कहने का मतलब है कि जीवन कभी रुकता नहीं है, कभी आप ठहरे नहीं। निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके 99% है वो होशियार, क्या 98% वाला होशियार नहीं? होशियार तो वो भी है। अब बात ये है कि सीट एक ही थी, इसलिए 98% वाला रह गया और 99% वाला निकल गया। लेकिन यहाँ अपने को रुकना नहीं है। मैं कभी नहीं रुका, आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। और आज मैंने अपना मुकाम हासिल किया, पिताजी को सपने को पूरा किया। तो मेरी आप सबसे करबद्ध यही प्रार्थना है कि कम से कम अपना समय बिल्कुल जाया नहीं करें, क्योंकि ये जो टाइम है ये टाइम कभी वापस लौट के आने वाला नहीं है। कुछ चीज़ें मैं कह रहा हूँ आपको विचलित कर सकती है, आप किशोर अवस्था से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको आपका उज्जवल भविष्य देखना है। लॉ के फील्ड में देखें तो जो सबसे पहले LLB होता है वो 3 साल का कोर्स होता है। मैं आपको छोटा बताऊँ, आप अगर आप जानना चाहोगे तो, बच्चों जानना चाहो तो बता दूँ मैं, है ना। 12th बाद भी आप कर सकते हैं। 12th बाद अगर आपको करना है तो कोर्स 5 साल का है, उसको इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं। अगर आपका रुचि साइंस में हो तो BSc LLB होता है, BCom LLB भी होता है, BA LLB भी होता है। तो इसमें आपका ग्रेजुएशन और LLB कोर्स दोनों ही 5 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप 12th बाद भी करना चाहो तो ग्रेजुएशन के बाद आप 3 साल वाला कोर्स कर सकते हो। एक क्लेट एग्जाम जो होता है वो 5 साल के कोर्स के लिए होता है। अभी कंट्री में लगभग 24 से 26 NLB कॉलेज है, उसमें लगभग 2500 सीटें हैं। क्लेट एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। अगर आप वहीं से नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्राइवेट कॉलेज से भी BA कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहें तो LLB भी कर सकते हैं। मैंने भी यहीं से ही की है, डॉक्टर अनुष्का लॉ कॉलेज। इसलिए ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि आपको बहुत हाई फाई संस्थानों में जाने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो 3 साल का कोर्स है वो उसमें बिल्कुल आपको आपकी लगन से वो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें आप चाहो तो LLM कर सकते हैं, जिसको मास्टर ऑफ लॉ बोलते हैं।
मैं आप सबको एक जानकारी देता हूँ कि आप सब लोग जितने भी यहाँ जिन्होंने एमए कर रखी है या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो कम से कम पीजी जरूर करें। पीजी करने का एक फायदा ये है कि आप जब नेट का एग्जाम दोगे तो आप नेट एग्जाम अगर आप क्लियर करते हो तो इंडिया के किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए आप क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो केवल नेट एग्जाम पास करने से। और वो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, वो डिग्री आपके लाइफ टाइम चलेगी। इसी तरह एक सेट एग्जाम भी होता है। सेट एग्जाम में आप पूरे राजस्थान में किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप इन नेट और सेट के एग्जाम में टॉप मेरिट पे आते हो आपको, तो सरकार आपको 5 साल तक फेलोशिप देती है। कितनी? 5 साल तक पीएचडी करने के लिए। कुछ नहीं करना है, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, नेट का फॉर्म भरा, हर साल में 2 बार होती है। नेट का फॉर्म भरा, अब तो 1 बार होगी सर। नेट का फॉर्म भरा, उसमें जो ही आप टॉपर आते हो आपको पीएचडी करने के लिए 37,500 रुपये हर महीने। कितना? 37,500 रुपये सरकार हर महीने देती है, जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप में 3 साल बाद कन्वर्ट हो जाती है, लगभग 45,000 रुपये हो जाते हैं। सोचो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। आपको 45,000 रुपये सिर्फ 5 साल के पीएचडी करने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद लॉ के फील्ड में आप चाहो तो ये आरजेएस है, आरजेएस आप दे सकते हो। उसके लिए कंपटीशन एग्जाम होता है, प्री होता है, मेन होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। ऐसे एक एपीपी एग्जाम होता है, जो सरकारी जितने भी आप एडवोकेट जितने भी आपने देखे हैं वो उनको एपीपी बोलते हैं। एक जेएलओ होता है, जूनियर लीगल ऑफिसर, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, रोडवेज हो गया, इनमें सब में क्या है कि वकील एक लीगल एडवाइजर की पोस्ट होती है, कानूनी मामलों में उनको राय दे सके। ऐसे लीगल एडवाइजर बैंकिंग संस्थानों में कितनी जगह होता है। हाई कोर्ट में एक विधिक रचनाकार की और पोस्ट होती है। और लेक्चरशिप में अगर आप आना चाहो तो मैंने पहले ही बताया आपको, नेट और सेट एग्जाम होता है। और नेट और सेट एग्जाम लॉ में भी होता ही है, वो मैंने किया है, वो देखकर आप लेक्चरशिप के फील्ड में भी आ सकते हैं। जिस कॉलेज से पढ़ा था मैंने उसी कॉलेज में पढ़ाया है। तो रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, और गुरु और जो शिक्षक होते हैं वो पथ प्रदर्शक के रूप में एक जलते हुए दीप की तरह आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन चलना आपको पड़ता है, कभी गुरु नहीं चलेगा, वो केवल रास्ता बताएगा, चलना तो आपको ही पड़ेगा। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ, आप मन, वचन और कर्म इन तीनों से निर्मल हो जाएगा। जिस दिन आप मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे, उस दिन आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी, जो आपको लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपकी मदद प्राप्त करेगी। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने कोई किताबों में नहीं पढ़ा है। किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं बोलना। बस इन्हीं शब्दों में मैं अपनी बात यहीं विराम करता हूँ। आप सभी ने बुलाया, मुझे सुना, धन्यवाद महोदय, आपकी प्रेरणादायक उद्बोधन छात्रों के लिए आगे मार्ग प्रशस्त करने में